अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था उसमें किसी को कोई इशू है? मैं थोड़ा सा दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि जावा में कोड पीछे बैकएंड पे कैसे चलता है, ठीक है, उसका कंपाइलर्स, जेडीके, सारा कुछ देखा था। फिर हमने देखा था प्रिमिटिव टाइप्स, रेफरेंस टाइप्स। फिर हमने देखा था क्लास क्या है। क्लास एक ब्लूप्रिंट है और ऑब्जेक्ट उस ब्लूप्रिंट से बनता है। ठीक है, तो ये सब कुछ थोड़ा बहुत हमने देखा था। आज हम क्लास और ऑब्जेक्ट्स को डिटेल से देखेंगे और कंस्ट्रक्टर्स देखेंगे। मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक। अच्छा, तो एक दो मैं दोबारा बताता हूँ। जिस तरह लास्ट टाइम हमने देखा था कि ये डेफिनेशन है कि क्लास इज अ ब्लूप्रिंट फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। तो इसका क्या मतलब, जिस तरह ये एक हमारे पास मैप है, ठीक है, एक घर का नक्शा। तो अब इस नक्शे को देखकर बहुत सारे घर बन सकते हैं, ठीक है। बस थोड़ा बहुत अंडर चेंजेस हो सकते हैं, जैसे पेंट का कलर चेंज हो सकता है, पर बेसिक स्ट्रक्चर सारा सेम होगा। इससे आप जितने मर्जी घर बना सकते हैं। तो सेम उसी तरह ऊप में होता है कि आप एक क्लास का स्ट्रक्चर बना देते हो, ठीक है, और उस स्ट्रक्चर के बेस पे आप मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स बनाते रहते हो। अच्छा, फिर हमने देखा था कि आप इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं, ठीक है, जो क्लास के अपने वेरिएबल होते हैं जिनका स्कोप, अब जब तक क्लास रहती है क्लास का ऑब्जेक्ट तब तक वो इंस्टेंस वेरिएबल रहते हैं। फिर हमने देखा था लोकल वेरिएबल क्या होते हैं। लोकल वेरिएबल यानी जो हम फंक्शंस के अंदर पास करते हैं, जिनका स्कोप सिर्फ फंक्शंस तक रहता है। जैसे ही फंक्शंस खत्म होते हैं वो वेरिएबल भी खत्म हो जाता है, जिस तरह ये एवरेज का वेरिएबल है, ठीक है। फिर हमने देखा था कि जो एक क्लास है उसके अपने उस क्लास का बिहेवियर होता है जिसे हम मेथड्स कहते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा था मेथड और फंक्शन में क्या डिफरेंस है। फंक्शन एक सिमिलर विदाउट, मतलब अगर हम क्लास के बाहर कोई जनरल फंक्शन लिखे, जैसे अब मैं बताता हूँ, ये हमारी मेन क्लास है, इसके अगर मैं सिंपल एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक। ठीक है, ठीक। अब इस वक्त ये क्लास के अंदर है, पर लेट्स सपोज अगर मैं इसे क्लास के बाहर लिख दूँ, ठीक है, तो ये एक फंक्शन है, एरर दे रहा है, ठीक है, इसे आप इग्नोर करें। पर लेट्स सपोज आप सपोज करें ये सी या सी प्लस प्लस है, ठीक है। तो इसी तरह आप फंक्शंस लिखते हैं ना, तो इसे फंक्शन कहते हैं। पर अगर ये फंक्शन हम आके किसी क्लास के अंदर लिख देना, ठीक है, लेट्स सपोज ये एक क्लास है, तो इसे हम मेथड कहेंगे। यानी फंक्शन मेथड्स उन फंक्शन को कहते हैं जो एक क्लास स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। अब हम देखते हैं आगे। अच्छा, अब क्लास को जब जिस तरह देखें इंट ए जब आप लिखते हैं तो क्या होता है, इंट ए जब खाली इंट ए लिखते हैं आप इस तरह इंट ए, तो इसे हम क्या कहते हैं, ये आपने क्या डिक्लेयर कर दिया वेरिएबल। जब आप करते हैं इंट ए इज इक्वल टू 5, तो ये आप क्या कर रहे हैं, आप डिक्लेरेशन भी कर रहे हैं और उसके साथ इनिशियलाइजेशन भी कर रहे हैं, ठीक है। पर और इसके बीच मेमोरी में क्या होता है कि एक मेमोरी ब्लॉक 4 बाइट्स का रिजर्व हो जाता है, ठीक है, जो ए जिसको जिसको मतलब जिसका नाम ए रख दिया जाता है और उसके अंदर रिटर्न वैल्यू स्टोर कर दी जाती है। पर जो जो रेफरेंस टाइप पे ना, उसमें क्या होता है कि जो हमारा वेरिएबल होता है ना, उसके अंदर हमारा ऑब्जेक्ट नहीं पड़ा होता, हमारा ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पड़ा होता है। अब इसका क्या मतलब, एक ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या है, क्लास का नाम उस, ठीक है, फिर वेरिएबल का नाम, फिर न्यू कीवर्ड और पर्सन, ठीक है। अभी हम करके देखते हैं। इस तरह स्टूडेंट लिखा हमने, स्टूडेंट क्लास बनाई थी लास्ट टाइम हमने, और इसके अंदर इंट आईडी है, स्ट्रिंग नेम है, एफएससी के मार्क्स है, एनटीएस मार्क्स है, और एक मेथड है, ठीक है, जिसमें वो उनकी एवरेज करवा कर उनको प्रिंट कर रहा है, ठीक है। एफएससी और एनटीएस को ऐड करके उसे 2 पे डिवाइड करके एवरेज निकाल रहा है। अब अगर हम स्टूडेंट की एक
ऑब्जेक्ट में आता है। अब देखें, अगर खाली हम ये लिखते हैं ना, तो इसका क्या मतलब, हमने सिर्फ अभी डिक्लेयर किया अपना ऑब्जेक्ट, यानी एक मेमोरी में वेरिएबल बन गया, ठीक है, S1, और उसके अंदर नल पड़ा बाय डिफॉल्ट, कुछ नहीं पड़ा, क्योंकि अभी हमने सिर्फ डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज नहीं किया, ठीक है। तो फिर अगर हमने फिर आगे हमने अब ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कौन सा कीवर्ड हम यूज़ करते हैं, न्यू कीवर्ड एक यूज़ करते हैं, और फिर अब अपने वही क्लास का नाम और फिर राउंड ब्रैकेट। अब ये इसका क्या मतलब, न्यू कीवर्ड कुछ क्या करता है, एक तो वो ऑब्जेक्ट बना देता है, एक तो ये क्रिएट ऑब्जेक्ट करेगा, ठीक है, ये जो न्यू का कीवर्ड है, स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। दूसरा क्या करेगा, अच्छा ऑब्जेक्ट कहाँ पे क्रिएट करेगा, ये मेमोरी में कहीं पे जाके करेगा, ठीक है, इन मेमोरी, ठीक है, रैंडम कहीं पे भी क्रिएट कर देगा, ठीक है। कोई जिस तरह होता है ना, जब हमारे पास प्रिमिटिव टाइप्स होती हैं, उसमें तो एक रैंडम रैंडम नहीं होता, उसमें एक ब्लॉक्स डिफाइन होते हैं, ठीक है। पर ये जो ऑब्जेक्ट्स रेफरेंस टाइप होते हैं ना, मेमोरी में कंटिन्यूसली नहीं पड़े होते, एक रैंडम जगह पे पड़े होते हैं, कोई कहीं पे पड़ा होता है, कोई कहीं पे पड़ा होता है, कोई कहीं पे पड़ा होता है, ठीक है। पर जो प्रिमिटिव टाइप से उसमें तो ये होता है ना कि रैंडम मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं, वो इस तरह सेव होते हैं। अच्छा, एक तो ये मेमोरी में, जिसे हम आप समझ ले हीप में, ठीक है, एक हीप मेमोरी की एक टाइप है, उसमें जाके ऑब्जेक्ट बनाएगा ये। और फिर दूसरा क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट जहाँ पे मेमोरी पे ऑब्जेक्ट उसने बनाया है ना, उसकी जो लोकेशन है ना, वो आके असाइन कर देगा किसे, S1 को, ठीक है। अब क्या इसका मतलब क्या है, डायग्राम पे हम देखते हैं। देखिए, आपने पर इधर पर्सन क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, उसने मेमोरी में कहीं पे जाकर पर्सन की आईडी, नेम और एज है, कहाँ पे 100 मेमोरी लोकेशन पे उसने ऑब्जेक्ट बना दिया। अब वो क्या करेगा, न्यू का कीवर्ड, एक तो ये ऑब्जेक्ट बनाएगा, और फिर आके क्या करेगा, ये जो 100 मेमोरी लोकेशन है ना जहाँ पे ऑब्जेक्ट बना है, वो आकर इधर असाइन कर देगा, इधर इधर, ठीक है। यानी अब P1 में क्या स्टोर होगा, 100, यानी P1 कहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा, उस मेमोरी लोकेशन पर। सेम टू सेम वही बात, P2, एक हमने और ऑब्जेक्ट बनाया, तो फिर न्यू का कीवर्ड क्या करेगा, एक और कहीं पे मेमोरी में कहीं रैंडम ऑब्जेक्ट बनाएगा, ठीक है, और P2 को आकर उसकी वैल्यू ये टू, लेट्स सपोज वो 2000 पे या 5000 पे, वो आके इधर असाइन कर देगा। तो अब P2 का वेरिएबल क्या करेगा, P2 के वेरिएबल के अंदर क्या पड़ा होगा, 2000, यानी ये उस ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है, इसके ऊपर। अच्छा, अब क्योंकि हमने कुछ ये तो इस स्टेप को हम कहते हैं इंस्टेंसिएशन, ठीक है, यानी हमने ऑब्जेक्ट बनाया, इंस्टेंस बनाया किसका, एक क्लास का, स्टूडेंट क्लास का इंस्टेंस बनाया, ठीक है। अच्छा, अब अब इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं, ठीक है। अब जैसे एक्सेस मॉडिफायर्स आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, पब्लिक है, प्राइवेट है, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट मैंने लास्ट क्लास में बताया था। आप प्रोटेक्टेड और बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो हम जब इनकैप्सुलेशन करेंगे साथ पढ़ा देंगे, ठीक है। अच्छा, अब कंस्ट्रक्टर की तरफ आते हैं हम। अभी तक किसी को कोई इशू, जितना पढ़ा आपने अभी? ठीक है, बाकी स्लाइड देखते हैं उसमें कुछ बचा है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा बिहेवियर के बारे में भी देख लेते हैं। जिस तरह मैंने आपको कहा कि क्लास के अपने कुछ मेथड्स या बिहेवियर्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए, उसपे ना कुछ रूल्स होते हैं। आप कोई भी फंक्शन किसी भी क्लास में ऐसे नहीं डाल सकते, जिस तरह एक आप एनिमल की क्लास बनाए, उस पर आप कैलकुलेट एरिया का फंक्शन नहीं डाल सकते, ठीक है। उसका यूज़ करने का मकसद ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कि आप अपने कोड को इस तरह डिवाइड करें कि वो एक रियल लाइफ सिनेरियोस डेवलप हों। जिस तरह लेट्स सपोज आपने ए, ए, एक बुक शॉप मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, ठीक है। अब आप बुक शॉप में बुक्स की टाइप से, लेट्स सपोज एक है नॉवल है, एक फिक्शन नॉन फिक्शन है, ठीक है, फिर मैगजीन्स हैं, ठीक है। अब इन सब की अलग अलग क्लासेस बनाने, कोई मीनिंग दे रहे हैं, ठीक है। अब इनके अंदर इनके फंक्शंस होंगे, जिस तरह लेट्स सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं मोबाइल शॉप मैनेजमेंट सिस्टम की। अब आपने एंड्रॉयड और आईफोन का दो बनाया। अब एंड्रॉयड के लिए कौन सा आपका वर्जन है वो उसमें आएगा, और जो एप्पल के मोबाइल है उसमें iOS वर्जन आएगा, ठीक है। तो इस तरह जो स्पेसिफिक है ना, जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जो उसकी स्पेसिफिक कैरेक्टर्स और उसके एट्रीब्यूट्स और उसके
फंक्शंस होते हैं, जो उसके बिहेवियर होता है वो क्लास में हम लिखते हैं। हम ऐसे कुछ नहीं लिख सकते क्योंकि इस तरह ये ऊप के रूल के अगेंस्ट है, उसका फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इस वजह से जब भी आप क्लासेस बना रहे होंगे तो आपने ये पहले इस बात का ध्यान रखना है कि वो चीज़ उस क्लास के अंदर आनी चाहिए या नहीं। ठीक है, अब जिस तरह लेट्स सपोज हमने एक स्टूडेंट का हमने क्लास बनाई, अब उसके अंदर हम अब देखें एक जो एवरेज है वो स्टूडेंट अपनी कैलकुलेट खुद कर सकते हैं ना, उससे अपना मेरिट कैलकुलेट करना आना चाहिए ना। तो वो स्टूडेंट अपना मेरिट वाला फंक्शन हम स्टूडेंट के अंदर लिख देंगे। अब अगर कोई इसके बाहर लिख देता है, किसी लेट्स सपोज मेन में लिख देता है फंक्शन, तो अब उसका नुकसान क्या है? देखें, अब कहीं पे लेट्स सपोज उस वक्त तो उधर हो गया, कहीं लेट्स सपोज इन फ्यूचर आपको कहीं और पे भी कैलकुलेट एवरेज करनी है, तो आप वहाँ पे भी दोबारा फंक्शन लिखेंगे। ठीक है, तो इस ये कोड तो रेपिटेशन हो गया ना कोड की, तो ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। यानी अब जहाँ जहाँ आपने कोड की एवरेज कैलकुलेट करनी है किसी और पैकेज में जाकर, तो यहाँ तो आपको उसे उस क्लास को आपको या उस फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, या उधर दोबारा फंक्शनैलिटी लिखनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा कि आप जो एवरेज है यानी एवरेज वाला काम स्टूडेंट क्लास के अंदर लिखते हैं। ठीक है, जब भी स्टूडेंट अपनी एवरेज खुद ही कैलकुलेट कर देगा तो हम वहाँ जहाँ मर्जी यूज़ कर लें। ठीक है, इस तरह क्या होगा, जो बार बार रिपीट हो रहा है वो नहीं होगा। ये बात समझ आई है? किसी को कोई इस बात में समझ ना आई हो? अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। देखो, अब ये वाला तो वही बात कि एक ऑब्जेक्ट बनता है और वो उस मेमोरी लोकेशन में वो चल जाता है। अच्छा, अब एक बात मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताई थी कि आप जब एक फंक्शन में आते हो, आप उसके अंदर देखें इधर वो एफएससी और एनटीएस के मार्क्स कैलकुलेट मतलब एज अ इनपुट ले रहा है। ठीक है, अब क्योंकि क्लास के स्टूडेंट क्लास की अपने इंस्टेंस वेरिएबल है, तो इसकी बजाय कि यहाँ पर हम पास करें इंट एफएससी इंट एनटीएस, इससे अच्छा हम इंस्टेंस वेरिएबल यूज कर ले। क्यों? क्योंकि एक जो कैलकुलेट एवरेज है ना, अब ये एक एवरेज कैलकुलेट कर अब अगर आप इधर लोकल वेरिएबल डिफाइन करते तब भी वो काम ठीक है, पर क्या ये एक्स्ट्रा मेमोरी करेगा, जो कि एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। क्योंकि आगे जाके हमने मेन में फिर हमने पास तो ये करना है ना एफ एस सी और एन टी एस के मार्क्स। तो जो दूसरा टाइप करा उसे तो नहीं पता ना कि स्टूडेंट के एफ एस सी एस वन के एफ एस सी और एन टी एस के मार्क्स कितने हैं। ये तो स्टूडेंट को खुद पता होगा ना कि उसके एफ एस सी और एन टी एस के मार्क्स कितने हैं। तो अगर हम लेट्स सपोज इधर 20 नहीं, इधर नहीं, इधर अगर हम करें एस वन, हम इस तरह करना पड़ेगा एस वन डॉट एन टी एस इज इक्वल टू 20 और एस वन डॉट एफ एस सी इज इक्वल टू 30। ठीक है, अब हमें इस तरह करना पड़ेगा जब हम फंक्शन कैलकुलेट करेंगे एस वन डॉट कैलकुलेट एवरेज, उसके अंदर हमें एन टी एस के मार्क्स पास करने पड़ेंगे, एफ एस सी के मार्क्स पास करने पड़ेंगे। तो ये तो स्टूडेंट के अंदर का डाटा है ना, बाहर वाले को तो नहीं पता ना कि उसके एन टी एस और एफ एस सी के मार्क्स कितने हैं। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो क्योंकि आगे जाके हम इनकैप्सुलेशन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इन फील्ड्स को हम प्राइवेट कर देते हैं। यानी प्राइवेट करने का मतलब क्या है कि बाहर से कोई एक्सेस नहीं कर सकेगा। तो जब बाहर से कोई एक्सेस नहीं कर सकेगा तो बाहर किसी को क्या पता है एफ एस सी और एन टी एस के मार्क्स कितने हैं। तो ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट की हुई ना कि उसे अपने एफ एस सी और मार्क्स एन टी एस के मार्क्स बताऊं। तो इसलिए अच्छी प्रैक्टिस ये है कि ये आप अगर चाहते हो कि आपके वेरिएबल कॉपी ना हो और आप अपना काम खुद करो, तो आप इधर इंस्टेंस वेरिएबल यूज करो, इसकी बजाय यहाँ पर आप लोकल वेरिएबल पास करो। कुछ हमारे पास सिनेरियोज ऐसे आएंगे जहाँ पे हम प्रेफर करेंगे कि हम लोकल वेरिएबल यूज करें। आपने सी या सी प्लस प्लस में पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। ठीक है, तो अगर हम किसी ऐसी जगह जहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारा इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू चेंज ना हो, तो वहाँ पर हो सकता है हम लोकल वेरिएबल यूज कर दें। और अच्छी काफ़ी सिनेरियोज में हम इंस्टेंस वेरिएबल ही यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आगे ये वही बात थी लोकल इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, अब हमारा मेजोरिटी जो ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस है ना वो तो अभी आहिस्ता आहिस्ता हम करते जाएंगे, बेसिक सारा हो गया। अब हम कंस्ट्रक्टर की तरफ। अच्छा, अब कंस्ट्रक्टर्स जो है ना, कंस्ट्रक्टर्स जो है ना वो सिंपली हमारे पास क्या है, फंक्शंस है। ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस है, या आप मेथड कर लो। ठीक है, अब इसे लिखने का तरीका क्या है वो मैं बताता हूँ, इसका सिंटैक्स क्या है। अच्छा, एक्सेस मॉडिफायर को अभी आप रहने दें, अभी हम सिंपल
उसके बगैर करते हैं, ठीक है। जब हम एक्सेस मॉडिफायर्स पढ़ लेंगे कल इनकैप्सुलेशन में तो आगे वो लिख देंगे। अच्छा, सबसे पहले इसका सिंटैक्स क्या है कि जो हमारी क्लास का नाम है ना वही हमारे कंस्ट्रक्टर का नाम होना चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट है तो सेम वही स्टूडेंट होना चाहिए। ये केस सेंसिटिव आपको पता जावा है, तो ये नहीं आप एस छोटा लिख दें तो एरर देगा, ठीक है। तो इसलिए आपको जिस तरह आपने क्लास का नाम लिखा है ना, जिस आपने कैपिटल लेटर्स में लिखा है या स्मॉल में लिखा है जिस तरह भी, तो सेम वैसे ही आपने लिखना है, ठीक है। फिर राउंड ब्रैकेट्स और फिर वो आगे वही कर्ली ब्रैकेट उसका फंक्शन का स्कोप, ठीक है। अब ये एक कंस्ट्रक्टर है। अब कंस्ट्रक्टर है क्या? कंस्ट्रक्टर को हम यूज करते हैं जब एक ऑब्जेक्ट बनता है ना, तो कंस्ट्रक्टर एक कॉल होता है, ठीक है। अब क्या मतलब, जब एक ऑब्जेक्ट बनता है, जब हम ये न्यू का कीवर्ड यूज करते हैं ना, ठीक है, तो ये एक इस स्टूडेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर जो भी आप कॉल करोगे, यानी जो फंक्शन कॉल होगा। और कॉल अब कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या करते हैं, हम कंस्ट्रक्टर इसलिए यूज करते हैं ताकि जब हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो ना, इंस्टेंसिएशन कर रहे हो, तो हम इनिशियलाइजेशन कर सके। जिस तरह आपको मैंने बताया कि इंट a इज इक्वल टू 5, हम इस तरह इनिशियलाइजेशन करते हैं ना प्रिमिटिव टाइप की। तो जब रेफरेंस टाइप है उनकी इनिशियलाइजेशन करने के लिए ना, ऑब्जेक्ट के टाइम बनने के टाइम पर, यानी जब ऑब्जेक्ट बन रहा हो तब हम इनिशियलाइज करना हो, तो हम कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं। अब मजीद देखते हैं हम, जिस तरह ये स्टूडेंट है, ठीक है, और आगे राउंड ब्रैकेट है, तो ये एक्चुअली कॉल किसे कर रहा है, एक फंक्शन कॉल है। किसे? इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है स्टूडेंट को, क्योंकि इसके अंदर भी हमने कुछ लिखा नहीं, ठीक है, तो अभी कुछ नहीं करेगा। लेट्स सपोज अब इधर हम लिख देते हैं दिस, अभी दिस कीवर्ड का भी मैं बताता हूँ आपको। दिस डॉट आई डी इज इक्वल टू, अभी वन कर देते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम इधर एस आउट करें s1 डॉट आई डी को, तो यहाँ पे वन प्रिंट हो गया, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर ने क्या किया, जब हम अपना ऑब्जेक्ट बना रहे थे, तो जो क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल है ना, उनको इनिशियलाइज करने का काम करता है कंस्ट्रक्टर। तो उसने इस दिस डॉट आई डी को वन से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। अब आप इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है, दिस डॉट नेम इज इक्वल टू अली, ठीक है, ठीक है। यानी आप पहले बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज भी दे सकते हैं, ठीक है, पर बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज हम नहीं देते, क्योंकि स्टूडेंट सिर्फ ज़रूरी थोड़ी ना अली हो, बाकी स्टूडेंट्स भी तो हो सकते हैं ना। तो फिर हम क्या करते हैं, हम इधर पास करते हैं वैल्यू। हम कहाँ पे पास करते हैं, इधर आईडी ये, और यहाँ पर अली, ठीक है। अब जिस तरह हमने देखा था ये आर्गूमेंट आप पास करो, तो जिस तरह हमने देखा था कि आर्गूमेंट पास करने के लिए आपको पैरामीटर लिखने पड़ते हैं, सेम आप इधर करेंगे कि आपको कौन से आर्गूमेंट चाहिए, दिस डॉट आई यानी इंट आईडी चाहिए, और क्या पास करे हो आप, स्ट्रिंग नेम। तो ये क्या, दिस डॉट आई डी इज इक्वल टू आई डी, दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या कर रहा है, जब ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, तो वो आईडी में क्या स्टोर कर रहा है, वन, और नेम में क्या स्टोर कर रहा है, अली, ठीक है। बाकी जो एन टी एस एफ एस सी है उसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यूज पड़ी हैं 0 0, ठीक है। क्योंकि अच्छा ये बात चीज, ये जो आईडी, ये इंटीजर फ्लॉट वगैरह होता है ना, इसमें बाय डिफॉल्ट इनकी वैल्यूज होती है 0, स्ट्रिंग की बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है नल, और बुलियन की बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है फॉल्स। तो इनमें इनकी जिनको हमने इनिशियलाइज नहीं किया उनमें उनकी बाय डिफॉल्ट वैल्यूज पड़ी हैं, और जिनको हमने इनिशियलाइज कर दिया आईडी को और नेम को। अच्छा, अभी दिस कीवर्ड हमने क्यों यूज किया, अच्छा जो दिस कीवर्ड है ना, वो एक इंस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। यानी क्या मतलब कि ये जो दिस है ना, वो इस क्लास के अंदर मौजूद वेरिएबल्स को, यानी इंस्टेंस वेरिएबल्स को और मेथड्स को वो एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है। क्या को डिफरेंशिएट करता है किससे, लोकल चीजों से। जिस तरह देखे हमने इधर आईडी पास की है ना, इंट आईडी और स्ट्रिंग नेम, ये क्या लोकल वेरिएबल्स। अगर हम अब आईडी, ये भी एक आईडी है और ये भी एक आईडी है, अगर हम इधर दिस नहीं लिखते, ठीक है, तो वो क्या समझेगा, वो इसी आईडी को इसी से इनिशियलाइज कर देगा, ठीक है, क्योंकि उसे नहीं पता। क्योंकि आपको पता होगा कि स्कोप के अंदर जो हमारी प्रेफरेंस होती है ना फंक्शन की, वो लोकल वेरिएबल्स की होती है। तो अब वो लोकल वेरिएबल को लोकल वेरिएबल से इनिशियलाइज कर रहा है, तो इसी वजह से हम
डिफरेंशिएट करने के लिए कि ये लोकल वेरिएबल नहीं, ये इंस्टेंस वेरिएबल है, ये किसका है, इंस्टेंस का अपना वेरिएबल है। दिस, अब जो दिस होता है ना, दिस कीवर्ड, ये किसको पॉइंट कर रहा होता है, इंस्टेंस को, यानी S1 को पॉइंट कर रहा होता है। ठीक है, अब S1 के अंदर जो चीजें हैं ना, उनको हम एक्सेस करने के लिए दिस डॉट आई डी, सेम हम इस तरह भी कर सकते हैं, दिस डॉट कैलकुलेट एवरेज। ठीक है, तो यानी इस क्लास का कैलकुलेट एवरेज वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, दिस डॉट आई डी, दिस डॉट नेम, ये बात समझ आई है कि दिस एक क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल और फंक्शंस और मेथड्स वगैरह को एक्सेस करने के लिए यूज हम करते हैं विद इन द सेम क्लास। ठीक है, क्वेश्चन किसका, किसी का? चलिए फिर हम आगे करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम अब प्रिंट करवाएं एस डॉट आई डी और एस वन डॉट नेम, तो उसने वन प्रिंट कर दिया, वाली प्रिंट कर दिया। ठीक है, और अगर हम इसकी बाकी वैल्यूज पर प्रिंट करवाएं यानी एन डी एस मार्क्स, तो उसमें जीरो पड़ा होगा डिफॉल्ट वैल्यू। देखें जीरो पर है बाय डिफ़ॉल्ट, उसकी वैल्यू पर ही है। ठीक है, तो इन शॉर्ट दो बातें मेन है कि कंस्ट्रक्टर्स हम क्यों करते हैं, हम ऑब्जेक्ट बनाते वक्त अगर हम अपने इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो हम कंस्ट्रक्टर्स बनाते हैं अपने। और दिस का कीवर्ड क्या करता है, दिस का कीवर्ड अपने इंस्टेंस को पॉइंट कर रहा होता है उसी क्लास के जिसको पॉइंट जिस जो उसे कॉल करता है। लेट्स सपोज क्या मतलब, एस वन है ना, एस, तो दिस का कीवर्ड किसको पॉइंट कर रहा होगा, S1 को। ठीक है, अब उसकी इसके अंदर जितने भी इसके इंस्टेंस वेरिएबल होंगे और मेथड्स होंगे, ठीक है, वो उनको लोकल वेरिएबल्स वगैरह से डिफरेंशिएट कर रहा होगा। ठीक है, अच्छा, अब आगे हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर्स की, अब कंस्ट्रक्टर के टाइप्स क्या होती हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टर दो टाइप्स के मेजर मेनली होते हैं। ठीक है, एक होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यानी नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, तीन टाइप से कह लें आप, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, नो आर्गुमेंट, ठीक है, और एक होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अच्छा, जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है ना, उससे क्या मतलब, ये लेट्स सपोज मैंने जैसे कंस्ट्रक्टर हटा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे इस क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं मैंने बनाया। ठीक है, तो जावा क्या करेगा, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इंसर्ट कर देगा खुद ब खुद। अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का क्या मतलब, जिस तरह देखें, इधर स्टूडेंट है ना, और इस तरह ये ब्राउन ब्रैकेट है, ये है तो कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं हम, पर इसके अंदर कोई वैल्यू पास नहीं कर रहा, तो वो नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर खुद बाय डिफॉल्ट कर देगा। क्या मतलब, वो इस तरह कुछ कर देगा बाय डिफॉल्ट ना, इस तरह का कुछ ऐड कर देगा खुद ब खुद। इसके अंदर कुछ नहीं हो रहा होगा, पर वो इस तरह का खुद ब खुद कुछ ऐड कर देगा। अगर आप खुद कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं तो इसे हम आप इसे नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कहते हो। ठीक है, जब आप इसे खुद, ये अब तो मैंने खुद लिख दिया ना, तो ये नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर अगर मैं इधर ना लिखूँ तो बाय डिफॉल्ट, ठीक है, जावा क्या करेगा, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद ऐड कर देगा। और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या है, जो मैंने पहले बनाया था, ये क्या, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, इसका क्या मतलब, इसके अंदर पैरामीटर्स हम मैंने पास किए हुए हैं। ठीक है, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी होता है। ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जब हम कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं तो जावा खुद ब खुद इंसर्ट कर देता है एक नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, उसके अंदर कुछ नहीं हो रहा होता। ठीक है, और फिर एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है जिसके अंदर हम पैरामीटर्स पास करते हैं। ठीक है, और हाँ, एक बात कि अगर हम ये देखें, ये हमने ये एक कंस्ट्रक्टर बना लिया इधर। अब ये अगर हम यहाँ पर अब कोई वैल्यू पास नहीं करेंगे ना, तो एरर देगा। क्यों? क्योंकि जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है ना, वो उस वक्त बनता है जब तक हमने खुद कोई कंस्ट्रक्टर ना बनाया हो। ठीक है, अब तो हमने एक कंस्ट्रक्टर बना लिया ना एक, तो जो नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर था ना, जो मैंने पहले बनाया था इस तरह का,
जिसे मैंने कहा था कि जावा खुद ब खुद इंसर्ट कर देता है, ये अब जावा खुद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने अब खुद कंस्ट्रक्टर बना लिया है, ठीक है, इसी वजह से एरर दे रहा है ये। अब एरर नहीं देगा, क्यों? क्योंकि मैंने अब खुद बना लिया है। पर अगर मैं इसे कमेंट आउट कर दूं, ठीक है, तो अब वो एरर देगा। क्यों एरर देगा? वो कहेगा कि आपके पास यहाँ पर 2 आर्गुमेंट्स आपको चाहिए, पर आपने इधर कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया, ठीक है। तो अगर आपने कंस्ट्रक्टर बनाया है, ठीक है, पैरामीटराइज, तो आपको इधर पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। पर अगर आप चाहते हो कि आप कोई पैरामीटर पास ना करो, तो आप या तो सिंपल कोई कंस्ट्रक्टर ना बनाओ, तो जावा खुद ब खुद नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बना देगा। पर अगर आप चाहते हो कि आप कहीं पे आपने कुछ पास करना, कहीं पे नहीं करना, ठीक है, ऐसा हमारा हो सकता है ना, कहीं पे हमें स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन पास करनी है, कहीं पे हमें इन्फॉर्मेशन नहीं पास करनी किसी स्टूडेंट की, तो हम दोनों कंस्ट्रक्टर बना लेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, 2 कंस्ट्रक्टर बनाए, एक में कोई वैल्यू पास नहीं की और एक में आईडी और स्ट्रिंग पास कर दिया। अब अगर हम कुछ पास नहीं करते, तब भी इजी सीन है, कोई एरर नहीं आएगा। और अगर हम वैल्यूज पास कर भी देते हैं, तब भी कोई एरर नहीं आएगा। क्यों? अब क्योंकि हमने वो भी कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है। अब इसे हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। यानी क्या मतलब, एक ही नाम के डिफरेंट कंस्ट्रक्टर बनाना, ठीक है, एक ही नाम के डिफरेंट कंस्ट्रक्टर बनाना, इसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। अब जावा क्या करता है कि जब वो देखता है ना, कंपाइल टाइम पे जब वो कंपाइल कर रहा होता है, वो देखता है यहाँ पर आर्गुमेंट क्या पास हुए हैं। इस वक्त यहाँ पे कोई आर्गुमेंट पास नहीं हुआ, तो जो आर्गुमेंट जो वो देखता जाता है, वो देखता है कि कहाँ पे कौन सा कंस्ट्रक्टर है जहाँ पे कोई आर्गुमेंट पास नहीं हुआ। वो देखेगा यहाँ पे कोई आर्गुमेंट पास नहीं हुआ, इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा, ठीक है। अच्छा, अब जब मैंने आर्गुमेंट पास किए हैं, वो यहाँ पर आया, उसने कंपाइल, जावा ने जेडीके ने कंपाइल किया, उसने देखा कंपाइलर ने कि यहाँ पर क्या है, 1 और अली पास हुए, यानी 2 आर्गुमेंट पास हुए, पहला इंटीजर है और दूसरा क्या है, स्ट्रिंग है। तो जाएगा स्टूडेंट क्लास में, वो देखेगा कौन सा कंस्ट्रक्टर जिसमें आईडी और स्ट्रिंग 2 हमारे पास और पैरामीटर्स है, तो वो देखेगा ये है, तो वो इसे कॉल कर देगा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। आगे जाके हम ओवरलोडिंग वगैरह और डिस्कस करेंगे, पर अभी बेसिक बात ये कि इसे हम ओवरलोडिंग कहते हैं। ये बात किसी को समझ आई है, ना समझ आई हो कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं। यार एक दफ़ा रिपीट कर दे इसको। अच्छा ठीक है, मैं कर देता हूँ। देखें, जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर है ना, ये एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। अब हम चाहते हैं कि अगर कभी हम चाहते हैं कि वैल्यू पास करें, ठीक है, कंस्ट्रक्टर में हम कभी हम चाहते हैं कि वैल्यू ना पास करें, तो अगर तो हम एक कंस्ट्रक्टर सिर्फ बनाते हैं, तो इस तरह तो एरर आएगा, क्योंकि वो कहेगा कि आपको वैल्यू पास करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर हम ये पैरामीटराइज वाला कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते, ठीक है, तो हम कोई वैल्यू पास नहीं कर सकेंगे। लेट्स सपोज मैं आईडी वगैरह पास करता हूँ, एरर देगा कि आपका कोई आर्गुमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है, ठीक है, 0 आर्गुमेंट है, पर आप आर्गुमेंट दे रहे हो, ठीक है। तो फिर इससे बचने का तरीका क्या है कि हमने क्या किया, हमने 2 कंस्ट्रक्टर बना लिए, ठीक है। अब ये इस 2 कंस्ट्रक्टर किस तरह बना लिए, इसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। सेम नाम से हमने क्या बना लिए, 2 कंस्ट्रक्टर, नाम सेम हो, ठीक है, इसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। अब जावा क्या करेगा, कंपाइल टाइम पर वो देखेगा यहाँ पर आप पैरामीटर में आप क्या पास कर रहे हो, ठीक है, आप सॉरी आर्गुमेंट में क्या पास कर रहे हो। इधर आर्गुमेंट में आप कोई पास कुछ नहीं पास करे, वो देखेगा जाएगा कि यहाँ पर कौन सा कंस्ट्रक्टर है जहाँ पर कंपाइल टाइम पर जहाँ पर कोई आर्गुमेंट पास नहीं है, यानी कोई पैरामीटर नहीं है जिसका, तो वो उससे कॉल कर देगा। और जब अगर लेट्स सपोज यहाँ पर हम अली लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने आर्गुमेंट पास कर दिए, अब वो कंपाइल टाइम पर क्या करेगा जावा, वो जाएगा, वो देखेगा कौन सा कंस्ट्रक्टर, वैसे देखेगा कंस्ट्रक्टर ये तो इधर तो कोई आर्गुमेंट नहीं है, पैरामीटर नहीं है, तो इससे वो स्किप कर देगा। और नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर पे आएगा, वो देखेगा इधर आईडी है पहला, इधर नाम है, तो वैसे इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा। जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो क्या करेगा वो, जो आईडी की वैल्यू है ना, दिस डॉट आईडी, यानी इस आईडी की वैल्यू में वो स्टोर कर देगा 1 को, और इस नेम के वैल्यू को, क्योंकि दिस डॉट नेम तो इसी को पॉइंट कर रहा है ना, तो इस नेम के अंदर क्या वैल्यू पास कर देगा, स्टोर करवा देगा अली को, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर ये करता है। सेम आप इस तरह काफी और कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हो, जिसमें लेट्स सपोज आप इस तरह भी कर सकते हो, स्टूडेंट
इंट आईडी, आप इसमें सिर्फ आईडी पास करना चाहते हो, दिस डॉट आईडी इज इक्वल टू आईडी, ठीक है, ये भी ठीक है इधर भी। अब इधर क्या है, अगर आप सिर्फ आईडी पास करते हो तो जावा कंपाइल टाइम पे क्या करेगा, वो इस आईडी वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। समझ आइए अब आपको? ठीक है। अच्छा अब एक्सक्यूज मी सर। जी सर मुझे पूछना था कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग से हम अपने कोड में या जैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसमें फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव कर सकते हैं या फिर इसके कोई ड्रॉबैक्स होते हैं? अगर होते हैं तो फिर हम उसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं या इसकी बेहतर प्रैक्टिस क्या होगी? फ्लेक्सिबिलिटी जो इम्प्रूव होती है ना, देखिए अगर आप ड्रॉबैक्स इसके नहीं है, ठीक है, मतलब इतने, क्योंकि इसे हम ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग को हम ड्रॉबैक्स को इम्प्रूव करने के लिए यूज करते हैं। क्या मतलब कि जिस तरह देखें अब हम एक स्टूडेंट की डाटा एंट्री कर रहे हैं, अब कोई स्टूडेंट कहीं पे सिर्फ आईडी है, ठीक है, कहीं पे सिर्फ उसका आईडी के साथ नाम भी है और कहीं पे ना आईडी है ना नाम है। अब जहाँ पे ना आईडी, अगर हमने सिर्फ एक कंस्ट्रक्टर बनाया होगा जहाँ पे वो आईडी और नाम ले रहा है, ठीक है, तो वो एरर देगा जहाँ पर आईडी भी नहीं है और नाम भी नहीं है, ठीक है, उस सीन्स में, उस सिनेरियोज में। तो इसी तरह फिर हम ओवरलोडिंग कर देते हैं कि वो डिफरेंट आउटकम्स को, यानी डिफरेंट जो इनपुट दे ना, उसे एक्सेप्ट कर सके। जिस तरह मैंने बताया सिर्फ आईडी देते तब भी वो एक्सेप्ट कर रहा, कोई एरर नहीं दे रहा। अगर हम कुछ पास नहीं करते तब भी कोई एरर नहीं दे रहा। अगर हम आईडी और नाम दोनों पास कर रहे हैं तब भी वो कोई एरर नहीं दे रहा, ठीक है। तो इससे फ्लेक्सिबिलिटी हुई ना कि वो एरर नहीं दे रहा। हाँ, कुछ सीन में ऐसा हो सकता है कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, जैसे लेट्स सपोज आप उस सीन्स में यूज नहीं करेंगे जहां पर आपको सारा डाटा चाहिए। लेट्स सपोज एक ऐसा सीन जहां पे मुझे आईडी भी चाहिए और नाम भी चाहिए, तो मैं ऐसे कंस्ट्रक्टर नहीं बनाऊंगा जहां पर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग नहीं करूंगा, ठीक है। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मुझे आईडी नाम दोनों चाहिए। मैं खाली आईडी को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ठीक है। वो सीन पे अपने आपके सिनेरियो पर, आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करेगा। पर जहां पर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको ओ, कोई वैल्यू चाहिए, कोई नहीं चाहिए, एरर नहीं देना, तो आप कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट इनपुट्स पे। श्योर सर, थैंक यू। अच्छा अब अब हम देखते हैं अपनी स्लाइड को थोड़ा सा, ठीक है। ये चीजें मैंने आपको बता दी थी, डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, इंस्टेंसिएशन, ठीक है। अब डिफॉल्ट वैल्यूज क्या होती हैं, ठीक है। ये भी बताया था कि अगर आप कोई वैल्यू पास नहीं करते ना कंस्ट्रक्टर में, कोई मतलब कंस्ट्रक्ट इनिशियलाइजेशन नहीं करते कंस्ट्रक्टर बनते वक्त, तो जो आपके सारे इंस्टेंस वेरिएबल है उसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर होंगी, ठीक है। ये बताया कि स्पेशल मेथड है एक, जो कि ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन के टाइम पर कॉल होता है। ये इनिशियलाइज करता है इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स को, यानी इंस्टेंस वेरिएबल को, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि कंस्ट्रक्टर का नाम आपके क्लास के नाम के साथ मैच होना चाहिए, ठीक है। आपको एग्जांपल भी मैंने क्वार्टर के दिखा दी है। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी बता दिया आपको मैंने, ठीक है। अच्छा अब कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बाद ना इसकी मजीद थोड़ा सा जो मेथड, इसे हम डिस्कस करेंगे मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है। यानी कंस्ट्रक्टर भी एक मेथड है, मेथड ही है ना, तो ये एक मेथड ओवरलोडिंग का पूरा टॉपिक है, वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। इसको हम बस इतना ही देखते हैं, ठीक है। अब फिर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, जिस तरह मैंने आपको बताया जब जावा के अंदर कोई हमारे पास कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हम, तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है जिसका कोई आर्गुमेंट नहीं होता, ठीक है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है? नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है। और जब आप अपना कोई कंस्ट्रक्टर बना लेते हो तो जावा खुद ब खुद डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इंसर्ट नहीं करता आपके कोड में, ठीक है। तो फिर अगर आपने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को यूज़ करना है, यानी नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को, तो आपको खुद लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अब ज़रूरी नहीं है हम कंस्ट्रक्टर को सिर्फ कुछ बातें अब कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड, जिस तरह लेट्स सपोज, अब ज़रूरी नहीं आप सिर्फ यहाँ पर स्टूडेंट के अंदर, अब कंस्ट्रक्टर के अंदर आप सिर्फ इनिशियलाइज कर सके अपने वेरिएबल्स को, आप इसके अंदर अपने कोई कैलकुलेशन कर सकें। लेट्स सपोज आपने कोई आईडी किसी की कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो आप एक हम करते हैं चीज़ को, एक वेरिएबल लेते हैं var इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इधर आप क्या कर रहे हैं, var प्लस प्लस, ठीक है। यानी आप जैसे कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, आप ये कैलकुलेशन कर कर आईडी असाइन कर रहे हैं, ठीक है।
इधर फिर यानी आप आईडी नहीं देते, इधर खाली नाम दे रहे हैं आप। अच्छा, अब आप इधर क्या कर रहे हैं, आप इनिशियलाइज तो कर रहे हैं मतलब, पर आप अंदर कैलकुलेशन भी कर रहे हैं। ठीक है, ये वार प्लस प्लस क्या है कि जैसे ही वार के अंदर वो चलेगा तो वार के अंदर क्या जीरो, तो वो प्लस प्लस जीरो क्या कर देगा, वन एंटर कर देगा। ठीक है, आप इसके अलावा इसके अंदर आप मेथड्स को भी कॉल कर सकते हैं, दिस डॉट कैलकुलेट एवरेज। ठीक है, या आप इस तरह भी कुछ कर सकते हैं। आप जरूरी नहीं है कि जो आपने इधर लोकल वेरिएबल्स पास किए, ठीक है, उन्हीं की वैल्यू आप इनिशियलाइज कर सकते हैं, आप दूसरे वेरिएबल्स की भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप चाहते हैं कि जो एफएससी और एनटीएस है ना, उनके आपके जो मार्क्स है ना वो सारे जीरो से इनिशियलाइज हो जाए। ठीक है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, वैसे तो जीरो से इनिशियलाइज है पर एग्जाम्पल है। ठीक है, एक स्ट्रिंग बनाकर हम देख लेते हैं। स्ट्रिंग यहाँ ऐसे करते हैं, बुलियन कोई वैल्यू ले लेते हैं, बुलियन एंड इस ठीक है, अब आप चाहते हैं कि जो इसकी वैल्यू है ना वो तो बाय डिफॉल्ट हमें पता है क्या होती है, फॉल्स होती है, पर आप चाहते हो कि इसकी वैल्यू बाय आप ट्रू हो हर केस में, तो आप इस तरह कर सकते हैं। पर हमने इधर तो पास नहीं किया ना लोकल वेरिएबल को, इधर तो एनरोल का वेरिएबल कोई नहीं पास होता। इसका क्या मतलब है कि जरूरी नहीं है कि जो आप यहाँ पर वेरिएबल्स पास करो उसी को आप इनिशियलाइज कर सको, आप दूसरे वेरिएबल को भी इनिशियलाइज कर सकते हो। इनिशियलाइजेशन इंस्टेंस वेरिएबल को आप कोई मेथड कॉल कर सकते हो, आप कोई कैलकुलेशन कर सकते हो रन टाइम पर। ठीक है, कोई अलर्ट सपोज आपने रैंडम इधर एक एग्जांपल है कि उसने इस प्लेयर की एक हमारे पास है एक क्लास, उसके अंदर उसने कंस्ट्रक्टर बनाया, उसमें एक इंस्टेंस वेरिएबल है लकी नंबर, तो उधर क्या कर रहा है वो रैंडम नंबर उसमें जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या करेगा 1 से 10 तक कोई भी रैंडम नंबर, आई गेस हाँ 1 से 10 तक कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करके ना वो इसके अंदर साइन कर देगा। तो ये कि एक्चुअली ये एक कैलकुलेशन हो रही है। ठीक है, कैलकुलेशन करके वो कैलकुलेशन कर लो या इसे जनरेशन कह लो, क्योंकि वो जनरेट करता है, तो वो क्या कर रहा है इसे ऐड कर रहा है। तो आप इस तरह के कुछ चीज़ें भी कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ यहाँ पर पास करें वैल्यूज़, ठीक है, तो अब जाकर वो इनिशियलाइज हो। आप बाय डिफ़ॉल्ट लेट्स सपोज आप चाहते हो कि सारे जो आईडीज़ है ना वो वन हो, ठीक है, तो आप इस तरह भी कर सकते हो। ठीक है, इधर फिर आपको कुछ पास नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हो कंस्ट्रक्टर के अंदर। ठीक है, आप अभी आगे जाकर फाइल हैंडलिंग वगैरह पढ़ेंगे तो आपने ये जब आप प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं तो ऐसा होता है कि जो आप चाहते हो जैसे ही आपका काम लोड हो तो आपके जितना भी डाटा है ना फाइल से वो रीड होकर आपके इंस्टेंस वेरिएबल में आ जाए, तो आप सारी फंक्शनैलिटी इधर लिख सकते हो, इधर लिख सकते हो, या उसके कोई फंक्शन बना के इधर कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर में बहुत चीज़ें हो सकती है। अच्छा, ये भी हो गया हमारा। ये बात किसी को समझ ना आई हो? समझ आ गया सर। ठीक है, अच्छा, अभी के लिए काफ़ी है। अच्छा, मुझे कोई कुछ बच्चे डीप कंस्ट्रक्टर और शैलो डीप कॉपी शैलो कॉपी इस सब का पूछ रहे थे। ठीक है, तो मैं देख रहा था। अच्छा, पहले मैं बता दूं डीप कॉपी क्या है और शैलो कॉपी क्या है। अच्छा, जो डीप कॉपी है ना उसमें ये होता है कि आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ में कॉपी करते हो, पर इस तरह कॉपी करते हो कि एक चीज़ के अंदर चेंजेस करने के बाद दूसरे में वो चेंजेस ना हो। क्या मतलब कि लेट्स सपोज आपने एक वेरिएबल बनाया इंट a इज इक्वल टू 7, ठीक है, एक बनाया इंट b इज इक्वल टू a। ठीक है, ये अभी आगे रेफरेंस टाइप पे हम देखते हैं, अभी प्रिमिटिव में समझे। ठीक है, अब a के अंदर 7 है, b के अंदर भी क्या है 7। ठीक है, ये मैं मेन में लिखता हूँ ज़्यादा समझ आएगी। अच्छा, अब b के अंदर क्या है 7, अगर अब आगे जाके मैं a की वैल्यू क्या करता हूँ चेंज कर देता हूँ 10 कर देता हूँ, और अगर मैं अब a और b की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ, देखें ए की तो वैल्यू चेंज हुई है पर बी की वैल्यू चेंज नहीं हुई, इसे हम कहते हैं डीप कॉपी।
अब डीप कॉपी का क्या मतलब, देखिए बी में हमने किया तो ए को कॉपी ना, पर पर जब बाद में हमने ए को चेंज किया तो बी तो हमारा चेंज नहीं हुआ। पर अगर पर अगर वो चेंज हो जाता है, ठीक है, वो आगे जाके हम देखते हैं, ठीक है, अगर वो चेंज हो जाता है तो उसे हम कहते हैं शैलो कॉपी। पर अगर ऐसा कि कॉपी करके फिर एक को चेंज करने से दूसरे में चेंज ना नजर आए, उससे हम कहते हैं डीप कॉपी। जैसे मैंने एग्जांपल अभी दी है, इंट a इज इक्वल टू 7 इंट b इज इक्वल टू a। अब b के अंदर मैंने a की वैल्यू को ही कॉपी किया, पर जब मैंने a की वैल्यू दोबारा चेंज की तो b की वैल्यू चेंज नहीं हुई, तो इसे हम कहेंगे डीप कॉपी। पर अगर चेंज हो जाती, ठीक है, अगर आगे जाके हम देखते हैं अगर चेंज हो जाती तो उसे हम कहते हैं शैलो कॉपी। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं, व्हेन वी डू अ कॉपी ऑफ सम एंटिटी टू क्रिएट टू और मोर एंटिटीज, यानी जब आप कॉपी करते हो ना किसी चीज को, सच दैट कि एक के अंदर चेंज करने में, एक के अंदर चेंज करो तो बाकी सब में भी चेंज हो, तो उससे हम कहते हैं शैलो कॉपी। ठीक है, आप इसकी एक कोड की एग्जांपल देखते हैं कि ये वेरिएबल मैंने बना दिया s1, एक वेरिएबल मैं बनाता हूँ स्टूडेंट s2, ठीक है, उसके अंदर मैं s1 को कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, अब जो s1 की अंदर आईडी है, नाम है s1 का क्या है, अली। मैं s1 का नाम चेंज करके कर देता हूँ अहमद। ठीक है, अब अब क्या होगा, कोई बता सकता है कि दोनों की वैल्यू चेंज होगी या नहीं। एस टू में क्या पड़ा होगा, एस टू के जो नेम है उसमें क्या पड़ा होगा, उसमें अली पड़ा होगा या अहमद पड़ा होगा। टाइप करके बता दें आप, अगर किसी को पता है। मेरी एक आवाज आ दफा रही है? रिपीट कर दें। अच्छा, कहाँ से रिपीट करना है आपने, आप, जो आपने पूछा है। अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ कि S1 के अंदर मैंने एक S1 ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, स्टूडेंट का, उसमें उसका नाम है अली। एक और ऑब्जेक्ट बनाया S2, उसको, उसके अंदर मैंने S1 को क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। अब जो मैंने पहला ऑब्जेक्ट है जिसका नाम अली था, मैंने उसको चेंज करके क्या कर दिया, अहमद। तो अब मैं पूछ रहा हूँ कि S2 में अब अली पड़ा होगा, S2 के अंदर अब S2 का नाम अली होगा या अहमद होगा, क्या होगा। S1 का तो नाम अब अली ही है, S1 का नाम तो अहमद है, पर S2 का नाम अली होगा या अहमद होगा। अहमद होगा। ठीक है, जी बिल्कुल, अहमद होगा। अब प्रिंट करके भी मैं दिखा देता हूँ आपको। देखें अहमद है। अब इसकी वजह क्या है, जो मैंने पहले प्रिमिटिव टाइप से किया था ना, वो था डीप कॉपी। अब इतना मैंने बताया था आपको पहले कि जो प्रिमिटिव टाइप्स होती है ना, उनके अंदर जो मेमोरी, उनके अंदर उनकी वैल्यू पड़ी होती है। पर ये जो रेफरेंस टाइप होते हैं ना, इनके अंदर इसकी वैल्यू नहीं पड़ी हुई, इसके अंदर मेमोरी लोकेशन का एड्रेस पड़ा है। तो ये नहीं, जब आप कॉपी कर रहे हो ना, तो आप ऑब्जेक्ट को कॉपी नहीं कर रहे, आप उसके रेफरेंस को कॉपी कर रहे हो। क्या मतलब, इसके अंदर लेट्स सपोज हमारे पास 1000 पड़ा है मेमोरी लोकेशन का एड्रेस, तो वो 1000 मेमोरी लोकेशन का एड्रेस इधर पड़ा होगा। इसका क्या मतलब, जो S1 है और S2 है वो सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉइंट कर रहे हैं। तो उस ऑब्जेक्ट को अगर आप एक दफा चेंज करोगे तो जितने भी आप कॉपीज बनाओगे उन सब के अंदर वो चेंज होगा। ठीक है, ये मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि जो हमारे पास रेफरेंस टाइप स्टोर करते हैं ना, वो होता है रेफरेंस ऑब्जेक्ट का। ठीक है, यानी उसकी मेमोरी लोकेशन, उसका एड्रेस। ठीक है, जब आप उसे कॉपी करते हो ना इस तरह, ठीक है, तो क्या होता है, वो एड्रेस कॉपी होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कॉपी नहीं होता, एड्रेस कॉपी होता है। जब एड्रेस कॉपी होगा ना, तो वो क्या करेगा कि अगर आप फिर एक में चेंज करते हो ना, तो वो दूसरा क्योंकि उसी पे पॉइंट कर रहा है तो दूसरे के अंदर भी वैसे चेंज आएगा। ठीक है, क्योंकि वो एक ही ऑब्जेक्ट है, यानी ये S1 और S2 सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉइंट कर रहा है। अगर मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ S3, S4, S5, उसके अंदर सबको मैं कॉपी करता जाता हूँ इसी तरह ही, तो उन सबका नाम अहमद चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं शैलो कॉपी। ठीक है, जो मैंने इधर आपको बताया है। ठीक है, और डीप कॉपी क्या है कि अगर मैं इधर न्यू स्टूडेंट लिख दूं और इधर इसका नाम मैं बिलाल पास करूं,
ठीक है। अब क्या है, जो S1 का ऑब्जेक्ट है वो अलग है, S2 का ऑब्जेक्ट क्या है वो अलग है। क्या मतलब, एक S1 के अंदर लेट्स सपोज आपके पास ऑब्जेक्ट बना, उसकी मेमोरी लोकेशन थी 1000, S2 पे आपका ऑब्जेक्ट बना, उसकी लेट्स सपोज मेमोरी लोकेशन थी 2000। अब S1 कहीं और पे पॉइंट कर रहा है, S2 कहीं और पे पॉइंट कर रहा है। अब S1 के अंदर जो चेंज करेंगे वो S2 के अंदर तो हमारे पास नजर नहीं आएंगे ना। इसी से अगर हम इधर प्रिंट करते हैं तो आंसर क्या शो हो रहा है, बिलाल। यानी S2 चेंज, यानी S1 अलग है और S2 अलग है, तो इसे हम क्या कहते हैं, डीप कॉपी। कि एक के अंदर चेंजेस करने से दूसरे के अंदर कोई चेंज ना हो। ठीक है, वही एग्जांपल दी इंट a इज इक्वल टू b वाली। अब आगे डीप कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर मुझसे कुछ पूछ रहे थे, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है। अब देखो, कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, वो भी डीप कॉपी की ही एग्जांपल है। ठीक है, आप कॉपी तो करते हो, ठीक है, पर आप एक नया ऑब्जेक्ट बना देते हो। ठीक है, अब मैं बताता हूँ क्या मतलब। एक इसका सिंटेक्स क्या है, आप कॉपी कंस्ट्रक्टर का सेम वही है। अच्छा, अब इधर आप क्या करते हो, आप उसी ऑब्जेक्ट का एक वेरिएबल पास करते हो। यानी एक आप ये, मैंने क्या ले लिया, यानी जाएगा इसके पैरामीटर यानी आर्गुमेंट में क्या आप पास करोगे, इसी स्टूडेंट टाइप जो क्लास है ना उसका एक ऑब्जेक्ट पास कर दोगे। ठीक है, तो वो वही हो जाएगा, दिस डॉट नेम इज इक्वल टू एस स्टूडेंट डॉट नेम, दिस डॉट आईडी इज इक्वल टू स्टूडेंट डॉट आईडी। अब वो क्या कर रहा है कि जिस वेरिएबल से आप कॉल करोगे ना, उसके नेम के अंदर क्या स्टोर करवा देगा, स्टूडेंट का नेम। जिस वेरिएबल से आप कॉल कर रहे हो उसकी आईडी के अंदर क्या रखवा देगा, स्टूडेंट की आईडी। तो ये कॉपी कर रहा है। ठीक है, अब अगर हम इसे करके देखें, S1 और फिर हम चेंज करके देखें, देखिए यहाँ लिए, यानी क्या मतलब, हमने वैल्यूज तो कॉपी कर दी हैं। ठीक है, अब क्योंकि अब देखो इनमें हम क्या कॉपी कर रहे हैं, इनमें तो हम आईडी नाम ये सारा कुछ प्रिंट कर रहे हैं हम। इसमें वो तो नहीं प्रिंट कर रहे, क्या कहते हैं, मेमोरी लोकेशन, जो मेमोरी में एड्रेस है वो तो हम कॉपी नहीं कर रहे, हम तो वैल्यूज कॉपी कर रहे हैं, प्रिमिटिव टाइप है ये, आईडी वगैरह। ठीक है, तो अगर हम इसे इस तरह करें, दिस यानी दिस इज इक्वल टू स्टूडेंट, ये क्यों नहीं हो रहा, आई गेस ये अलाउ नहीं है, ये अलाउ नहीं है। ठीक है, ये भी छोड़ दे। अगर हम ये क्या है, ये कॉपी कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, हमने हमने क्या किया, हमने एक कंस्ट्रक्टर की यानी एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू दूसरे में कॉपी करवा ली, पर इस तरह कॉपी करवाई है कि बाद में अगर हम एक में चेंज करते हैं तो दूसरे में चेंज नज़र नहीं आता। तो ये क्या है, ये एग्जांपल किसकी है, डीप कॉपी की। यानी डीप कॉपी कर रहे हो, डीप कंस्ट्रक्टर कॉपी है। ठीक है, ये कुछ ने पूछा था तो मैं बता रहा हूँ। तो अब चलो भी एक चीज़ है, उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप करोगे, मैं बताता हूँ, एक मिनट मुझे सोचने दें किस तरह होगा वो। आई गेस एक मिनट मैं सर्च करता हूँ। हमजा भाई 7 मिनट रह के मीटिंग एंड होने में। ठीक है, ठीक है।
ठीक है। अच्छा, एक शैलो कॉपी की एग्जांपल जब हम कंपोजिशन पढ़ेंगे ना, तब मैं दे दूंगा। जिस तरह एरेस, जब हम कंपोजिशन और एरेस पढ़ेंगे ना कल पर, तो उसमें मैं दे दूंगा अभी डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर की काफ़ी है। ठीक है, उसके लिए आपको कंपोजिशन पढ़ना है, तो वो कंपोजिशन के साथ होगा। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई इशू? हाँ, वही शैलो में उसके लिए कंपोजिशन करना पड़ेगा, और शैलो में न्यू ऑब्जेक्ट बनेगा। हाँ, उस वही ना कि उसके लिए आपको कंपोजिशन पढ़ना, ऑब्जेक्ट्स की कंपोजिशन करना पड़ेगी ना इंस्टेंस वेरिएबल में, तो वो पढ़ना पड़ेगी। तो वो जब हम पढ़ेंगे ना कल, तो उसके साथ बता दूंगा मैं। यहाँ तक किसी को कोई मसला, कोई नहीं। कुछ चीज़ पूछनी हो? क्योंकि मुझे कहा था कि ये चीज़ें पूछने, तो मैंने देखी थी। अब कल हम कंपोजिशन पढ़ेंगे और इनकैप्सुलेशन करेंगे। चलो, किसी को क्वेश्चन नहीं तो फिर हम क्लास एंड करते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।